दोस्तों, एक पत्नी अपने मरे हुए पति का रोज रोज कपड़ा उतारकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कती थी और रात होने के बाद उसके ऊपर सो जाती थी। दोस्तों, अचानक एक दिन रात को कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है और दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है कानपुर के रावतपुर इलाके की। कानपुर के रावतपुर इलाके में एक दीक्षित नाम का आदमी रहता था। दोस्तों, दीक्षित एक बैंक में काम करता था और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा से दीक्षित का प्रेम प्रसंग चलने लगता है और धीरे धीरे रेखा भी दीक्षित से प्यार करने लगती है। दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं शादी करने के लिए, तो दोनों के घर वाले राजी हो जाते हैं और दोनों की हंसी खुशी शादी करवा दी जाती है। जो लड़का दीक्षित था वो अपने माता पिता के साथ अपने गांव पर रहकर अपनी बैंक की जॉब करता था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफर कहीं और हो जाता है। अब वह गांव छोड़कर शहर चला जाता है। नौकरी करने के लिए शहर जाने से पहले वो अपने माता पिता से कहता है कि आप लोग भी हमारे साथ चलिए, वहां पर रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उसके माता पिता कहते हैं कि हम लोग तो गांव पर ही रहेंगे, तुम अपने साथ रेखा को लेकर वहां पर चले जाओ, तुम दोनों वहां पर रहना और हम लोग घर पर रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, दीक्षित अपनी पत्नी रेखा को लेकर शहर चला जाता है और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लेता है। दरअसल दोस्तों, वो घर बहुत ज्यादा छोटा था और एक सुनसान जगह पर था। आसपास बहुत कम ही लोग अपना घर बनाकर वहां पर रहते थे, लेकिन उन दोनों को वहां पर कुछ करना तो था नहीं, बस वहां पर रह के रात गुजारना था और सुबह निकलकर ड्यूटी पर जाना था। अब रोज रोज दीक्षित अपने बैंक के जॉब पर ड्यूटी करने जाने लगता है और शाम को घर वापस आता था। तो दोनों पति और पत्नी बहुत खुश रहते थे और देखते ही देखते दोनों की शादी को लगभग 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक रेखा को कोई बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। एक दिन क्या होता है कि दीक्षित अपने जॉब पर जाता है और बैंक जॉब से वो वापस आता ही नहीं है। अब दोस्तों, समय काफी ज्यादा हो गया था। उसकी पत्नी रेखा घर पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो घर पर आता ही नहीं है। तो रेखा उसके फोन पर फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन कोई उठाता भी नहीं है। अब रेखा थोड़ा सा परेशान हो जाती है, क्योंकि अनजान जगह था, आसपास के लोग भी बहुत कम ही रहते थे और घर पर वो अकेली थी, इसलिए बहुत ज्यादा वो घबरा जाती है। आखिरकार उसका पति गया तो कहाँ गया, वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसका फोन भी लग रहा था तो कोई उठा नहीं रहा था। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और रेखा सोचती है कि शायद दीक्षित जो है वो कहीं गया होगा अपने दोस्तों के साथ, हो सकता है कि वो सुबह अपने घर वापस आ जाए। वो यही सब सोच के परेशान थी और रात भर निकल जाती है और सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो दीक्षित घर पर नहीं आता है। अब रेखा लगातार उसके फोन पर फोन करती रहती है, लेकिन फोन उसके फोन पर जा रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। उसके बाद वो लड़की यानी कि रेखा उसके बैंक पर जाती है जहां पर वो काम करता था और वहां पर पता करने की कोशिश करती है कि वो कहां है। लेकिन बैंक के जो कर्मचारी थे वो लोग भी दीक्षित के फोन पर लगातार फोन किए जा रहे थे, क्योंकि अगले दिन दीक्षित बैंक में काम करने के लिए आया ही नहीं था। इस वजह से देखते ही देखते सभी लोग परेशान हो गए थे और दीक्षित का फोन कुछ देर बाद स्विच ऑफ हो जाता है। तो बैंक के कर्मचारी भी परेशान हो जाते हैं और रेखा भी परेशान हो जाती है। तभी रेखा पुलिस के पास जाती है और कंप्लेन करती है कि मेरा पति बैंक में जॉब करता है, वो जॉब करने गया तो था और बैंक से निकला भी था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया, पता नहीं वो कहां चला गया है, वो कहीं गायब हो गया है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। अब दोस्तों, पुलिस FIR अभी लिख रही थी, तब भी पुलिस के पास एक फोन आता है किसी एक व्यक्ति का। वो व्यक्ति कहता है कि शहर के बाहर जंगल में एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं है। उसके बाद पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, उस व्यक्ति को पुलिस उठाती है और रेखा को दिखाती है कि शायद कहीं ये उसका पति तो नहीं है। जब रेखा उसका चेहरा देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है कि हाँ सर, यही तो हमारा पति है दीक्षित, लेकिन उसके साथ ये सब कैसे हो गया। उसके बाद पुलिस तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है, लेकिन डॉक्टर उसको मृत्यु घोषित कर देते हैं। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम
पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद दीक्षित को उसके पत्नी को सौंप दिया जाता है। अब रेखा जोर जोर से रोने लगती है और जो दीक्षित के माँ बाप थे वो लोग बुजुर्ग हो गए थे और वो लोग गांव में रहते थे, तो वहां पर वो लोग नहीं आ पाए। अब रेखा एक एम्बुलेंस बुक करती है और अपने पति को उसमें बैठाकर अपने घर लेकर आती है, जो शहर में वो लोग घर खरीदे थे वहीं पर। अब ये बात आसपास के लोगों को भी भनक लग जाती है, तो कुछ लोग आकर पूछते भी हैं कि दीक्षित के साथ क्या हुआ है। तो रेखा कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, वो कोमा में चला गया है, उसका इलाज चल रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा और फिर हमारे साथ अच्छे से रहने लगेगा। दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं कि रेखा बहुत ज़्यादा रोने की वजह से उसकी दिमागी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। इस वजह से रेखा को लगता था कि उसका पति कोमा में चला गया है और ये बात वो सबको बताती थी और वो कहती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों रेखा अपने पति को बेड पर सुलाती है और उसकी देखभाल करती है। जब दीक्षित के माता पिता को ये बात पता चलती है तो वो लोग भी गांव से शहर आ जाते हैं। जब दीक्षित को देखते हैं वो लोग तो उन लोगों को थोड़ा सा अचंभव होता है, वो लोग पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है। तो रेखा वही बात कहती है कि इनका तबीयत थोड़ा सा खराब है और ये अभी कोमा में चले गए हैं, जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि हमें तो लग रहा है कि ये मर गया है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप लोग पागल हैं, आप लोगों को कुछ पता नहीं है, ये मरे नहीं हैं, ये कोमा में चले गए हैं। दोस्तों दीक्षित के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है कि लोग कोमा में जाते हैं तो कोमा में जाने के बाद कई सालों तक वो लोग कोमा से बाहर नहीं आते हैं। उसके बाद कुछ दिन तक दीक्षित के माता पिता वहाँ पर रहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं और रेखा से कहते हैं कि बेटा तुम दीक्षित का ख्याल रखना। अब दोस्तों रेखा सुबह सुबह 4 बजे उठ जाती थी और गर्म पानी करके अपने पति का पूरा शरीर एक कपड़े से पोंछती थी, उसको साफ करती थी और शाम होने के बाद फिर से वही काम करती थी, अपने पति का कपड़ा उतारती थी और गर्म पानी करके उसके कपड़े पोंछ के, उसका शरीर पोंछ के उसको नहलाती थी और फिर उसके बाद अपने पति के साथ लिपट कर रात को सो जाती थी। दोस्तों ऐसा ही रोज का सिलसिला चलता चलता चला गया। कुछ दिन बाद दीक्षित के बाड़ी से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आने लगती है, लेकिन उसका घर सुनसान जगह पर था, इस वजह से वो दुर्गंध आसपास के लोगों तक नहीं जा रही थी। लेकिन एक दिन उसके घर के सामने से एक व्यक्ति गुजर रहा था, तो उसने महसूस किया कि उस घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। वो व्यक्ति उस घर के अंदर जाता है तो पूछता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो रेखा उस आदमी से कहती है कि मेरे पति का तबीयत खराब है, वो कोमा में चला गया है, उसका अभी इलाज किया जा रहा है, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों वो आदमी कुछ बोलता नहीं है और सोच विचार कर वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद रेखा के घर से कुछ दूर पर जो घर बनाए गए थे वहां तक बदबू जाने लगती है, लेकिन वो लोग भी ज्यादा छानबीन नहीं करते हैं, इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब बदबू बहुत ज्यादा ही आने लगती है, तो रेखा गर्म पानी करके अपने पति का पूरा शरीर उसी तरह से पोंछती है और उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर उसके साथ वहीं पर लिपट कर सो जाती है। इसी बीच लॉकडाउन लग जाता है, जब कोरोना आया था तभी की ये घटना है। उसके बाद सारे घर सुनसान हो जाते हैं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है, सारी जगह सन्नाटा हो जाता है। देखते ही देखते 18 महीने गुजर जाते हैं और 18 महीनों से रेखा अपने पति के साथ इसी हालत में रह रही थी और इन 18 महीनों में उसके पति का जो बॉडी है वो पूरी तरीके से सड़ चुका था, उसके एक एक हड्डी जो है वो बाहर दिखने लगे थे और इतनी गंदी बदबू आ रही थी जिसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों तभी होता कुछ ऐसा है कि कोरोना में डॉक्टर की जो टीम थे वो लोग घर घर जाकर चेकअप करते थे कि किसी को कोरोना तो नहीं हुआ है, कोई पॉजिटिव तो नहीं है। और उसी समय रेखा के घर के पास जितने भी आसपास दूर दराज घर थे सभी उस घर में डॉक्टर चेकअप करते हुए थे। तभी वहां पर चेकअप करते करते उनको बदबू बहुत ज़्यादा महकती है, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है। धीरे धीरे वो लोग बदबू सूंघते सूंघते वहाँ रेखा के घर के पास पहुँच जाते हैं और रेखा का दरवाज़ा खुलवा कर रेखा से पूछते हैं कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तो रेखा कहती है कि सर हमारे पति का तबीयत खराब है, उसका इलाज चल रहा है, वो अभी कोमा में है, जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमें दिखाओ, मुझे देखना है उसको। तो रेखा मना कर देती है, घर में उसको आने नहीं देती है। लेकिन डॉक्टर जो थे वो लोग जबरदस्ती करके उसके घर के अंदर जाते हैं और उसको देखते हैं तो वो लोग चौंक जाते हैं। दरअसल दीक्षित की पूरी बॉडी सड़ चुकी थी और इतने ज़्यादा बदबू आ रही थी कि वहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल था। और इसी हालत में रेखा उसके साथ कई महीनों से लगभग 18
18 महीनों से वहां पर रह रही थी। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि ये तो मर गया है, इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन तुम इसको घर में रखी हो। तो रेखा कहती कि नहीं नहीं सर, वो मरे नहीं है, उनकी बस तबीयत खराब है। अब दोस्तों डॉक्टर के पास कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर रेखा से कहते हैं कि दीक्षित की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। अब रेखा डॉक्टर की बात सुनकर हाँ में हाँ मिला देती है और दीक्षित को डॉक्टर जो थे वो लोग अस्पताल लेकर जाते हैं। वहां पर अस्पताल के कर्मचारी मिलकर दीक्षित के माता पिता को फोन करके बुलाते हैं और उसके माता पिता के साथ मिलकर दीक्षित का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद रेखा की मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसको पागल खाने में भेज दिया जाता है। और दोस्तों यहीं पर यह कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रेखा अपने पति को सच्चा प्यार करती थी या फिर उसकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं थी जिसकी वजह से वो ऐसा काम कर गई? जहां तक मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है कि रेखा को पागलपन का दौरा उसके पति के मरने के बाद उसको होने लगा और इसी वजह से उसकी मानसिक संतुलन भी खराब हो गई, जिसकी वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई और वो समझ नहीं पाई कि क्या गलत है और क्या सही है। ऐसी पत्नी के प्रेम के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों दीक्षित की मौत कैसे हुई इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। आपको क्या लगता है कि दीक्षित की जान कैसे गई होगी? दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोग को जागरूक करना ताकि जीवन में आप लोग के साथ ऐसी गलती कभी ना हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।